जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में झारखंड के भौतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें कुल 562 सीटें उपलब्ध हैं। यह फॉर्म 28 सितंबर से भराएगा और इसका लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। विशेष जानकारी के लिए बीपीएससी के वेबसाइट पर जाके आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उच्चावच के दृष्टिकोण से झारखंड को कितने विभागों में बांटा जा सकता है? उच्चावच के दृष्टिकोण से झारखंड को कुल 5 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। अब ये कौन कौन सा है? तो देखिए, ये 5 में है पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची, हजारीबाग का पठार, इसे ही मध्यवर्ती पठार इसे ही कहते हैं, मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है इसको। तीसरा है बाह्य पठार और इसे निम्न पठार के नाम से भी जाना जाता है, निम्न पठार। चौथा है चैबासा का मैदान और 5वां है राजमहल ट्रैप। टोटल 5 भौतिक विभागों में संपूर्ण रांची को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? तो देखिए, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, लेकिन पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर। इसका विस्तार गुमला, लातेहार और लोहरदगा वालों क्षेत्रों में है। लोहरदगा। पाट क्षेत्र का आकार इसका त्रिभुजाकार है, इसका पूछेगा पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, तो पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। और पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो नेतरहाट। और ये नेतरहाट लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस में पड़ता है? तो लातेहार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो देखिए, ये पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार के मेसा आकृति से की जाती है। और पाट क्षेत्र इसको क्यों कहा जाता है? तो जिस पठार की ऊपरी सतह समतल होती है उसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहा गया है। इसकी ऊपरी सतह समतल होता है, लगभग समतल होता है, इसी कारण से इसे पाट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग टाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टाड़ कहलाता है। और इसका निचला भाग है जो दोन कहलाता है, निचले भाग को दोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है? निम्नलिखित में से
किन नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है? तो देखिए उपरोक्त सभी उत्तरी कोयल, शंख, फुलझर ये तीनों नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है। फुलझर एक छोटी सी नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मध्यवर्ती पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्यवर्ती पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए मध्यवर्ती पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। मध्यवर्ती पठार इक्वल टू रांची एवं हजारीबाग के पठार को मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। दामोदर रांची एवं हजारीबाग के पठार को दो भागों में बांटता है। रांची और हजारीबाग एक ही पठार है, लेकिन दामोदर नदी उसको दो भागों में बांटती है। और अतः यह पठार उत्थित संप्राय मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है। रांची का पठार जो है लगभग चौरस है और इस कारण से इसे उत्थित संप्राय मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है। किसके कारण? चौरस होने के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुई है? रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुई है? तो देखिए ये नीस और ग्रेनाइट दोनों चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसका आंसर ये 300 से 450 मीटर ऊंचा है। बाह्य पठार और या निम्न पठार 300 से 450 मीटर ऊंचा है। भू आकृति के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार। उत्तरी बाह्य पठार हजारीबाग पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसके अंतर्गत लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह आदि जिले आते हैं। और दक्षिणी पठार रांची पठार के दक्षिण में है। इसका विस्तार सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो देखिए ये 1415 मीटर। कितना है? 1415 मीटर है। पारसनाथ की पहाड़ी बाह्य या निम्न पठारी का हिस्सा है। बाह्य या निम्न पठारी का हिस्सा है जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर होता है, लेकिन पारसनाथ का ऊंचाई 1365 मीटर है और यह विंध्य पर्वत के आगे की ओर निकला हुआ भाग है। यह विंध्य पर्वत के आगे की ओर निकला हुआ भाग है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चैबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? चैबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसका आंसर। इसकी चैबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर है। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चैबासा के मैदान कहलाता है। किसका? तो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चैबासा का मैदान कहलाता है। यह उत्तर में दलमा श्रेणी, पूर्व में ढालभूम श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान दक्षिण में कोल्हान
पर्वत से घिरा हुआ है और पश्चिम में इसका सारांडा है। सारांडा पश्चिम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना, तो देखिए ये राजमहल ट्रैप जो है झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना है। कौन? तो राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का सृजन जुरासिक युग में हुआ है। कब हुआ है? तो जुरासिक युग में। जुरासिक युग में हुआ है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। किधर? उत्तर पूर्वी भाग में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर। कितना है? तो 150 से 300 मीटर है। और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से। किससे? तो बेसाल्ट चट्टान से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका? छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। किसका? तो ये गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इस कारण से ये प्रायद्वीपीय पठार, जो छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें किस प्रकार की है? छोटा नागपुर पठार की चट्टानें किस प्रकार की है? तो देखिए छोटा नागपुर पठार की जो चट्टानें हैं वो क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। क्या है? तो क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? तो देखिए इसका आंसर ये 47.8% क्षेत्रों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के कुल 47.8% क्षेत्रों में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। कैसी भूमि है? एक संप्राय भूमि है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वत पहाड़ी, द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वत पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये गढ़वा में स्थित है। सर्वत पहाड़ी है जो गढ़वा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कौन सी पहाड़ी रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है? कौन सी पहाड़ी रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है? तो देखिए इसका आंसर देखिए ये पोराहाट की पहाड़ी रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। कौन? तो पोराहाट की पहाड़ी जो है रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। कौन सा? तो पोराहाट की पहाड़ी। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।